वेलकम टू केपी इनोवेशन क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा और हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। पहले भी हम लोगों ने इतिहास के बारे में और बैचों को पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने इंडो ग्रीक वंश के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने इंडो ग्रीक वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो राजवंश हुए। पहला राजवंश डेमेट्रियस प्रथम तथा दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश था। यूक्रेटाइड्स वंश था। दोनों के दोनों तक्षशिला से लेकर के इनका विस्तार सीरिया के मध्य तक था। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि शाल्य ये भी पाकिस्तान में है, तक्षशिला ये भी पाकिस्तान में है, इनका विस्तार पाकिस्तान के मध्य तक था। उसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी के बाद आते हैं शक वंश। शक वंश ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। वहां से इनको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मार करके पूरी तरीके से भगा दिया, जिसके कारण यह वहां से भागे और आकर के भारत के अगर हम कहें तो तक्षशिला से लेकर के मथुरा के क्षेत्रों तक यानी कि यूपी तक इनका विस्तार रहा। यूपी तक इनका विस्तार रहा। तो मध्य एशिया में जब यूची कबीला के लोगों ने इनको मार करके वहां से भगा दिया, तो ये वहां से भागे और आकर के अपना विस्तार इन लोगों ने भारत में पूरी तरीके से किया। भारत में पूरे तरीके से किया तो इनको शक वंश के नाम से जाना जाता है। शक वंश के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनके पृष्ठभूमि अर्थात इनके विस्तार क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले पाते हैं कि इनका निवास स्थान सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में, सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में इनका पूरे तरीके से विस्तार था। सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में इनका पूरे तरीके से विस्तार था। जब ये भारत आए तो उस समय सीरिया से देखेंगे तो आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से जैसे ये जब इनका विस्तार आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर इसके क्षेत्र से ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ है बोलन दर्रा। तो बोलन दर्रे से ये भारत में अपना प्रवेश किए और आकर के सबसे पहले इन लोगों ने पाकिस्तान के क्षेत्रों के निकट अपना आधिपत्य जमाया यानी कि वहाँ इन लोगों ने अपना विस्तार करना चालू किया। जब ये भारत में आए तो उस समय ये एक शाखा में थे, लेकिन भारत में आने के बाद ये 5 शाखाओं में विभाजित हुए और इनके 5 अलग अलग खंड बने, जिससे इनका अलग अलग तरीके से विस्तार हुआ। तो जहां जिस क्षेत्र में ये लोग रहे उसी क्षेत्र के नाम से ये लोग जाने गए। जैसे कि एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में थी। ठीक है, ये 5 शाखा में विभाजित हुए। ठीक है, इनकी पहली शाखा अफगानिस्तान थी। इन्हें अफगानिस्तान शक के नाम से जाना गया। जो जहां जिस क्षेत्र में रहा उसी क्षेत्र के नाम से इनको पूरे तरीके से जाना गया। तो पहले ये अफगानिस्तान में रहे तो इनको अफगानिस्तान शक वंश के नाम से जाना गया। दूसरा, ये पंजाब के क्षेत्र में रहे। पंजाब के क्षेत्र में इन लोगों ने अपना विकास किया तो इन्हें पंजाब के शक के नाम से जाना गया। उसके बाद ये लोग मथुरा में आकर के यूपी में अपना विकास किए तो इनको मथुरा के शक वंश के नाम से जाना गया। और चौथा कि पश्चिमी भारत के शक तथा उत्तरी भारत में दक्कन के शक के नाम से
ये लोग जाने गए। यानी कि दक्कन पठार की अगर हम बात करें, यानी कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में ही दक्कन पठार पड़ता है। उस दक्कन पठार को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। दक्कन के पठार को हम लोग दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा पठारी क्षेत्र, पूरा पठार, इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये पश्चिमी भारत में जब रहे तो इनको पश्चिमी शक के नाम से जाना गया। ये उत्तरी भारत में रहे तो उत्तरी भारत के शक के, यानी कि दक्कन के शक के नाम से जाना गया। ठीक है, और यह जब भारत में आए और अपने राजवंशों का इन लोगों ने पूरे तरीके से विकास किया, तो विकास करने के बाद ये अपने आगे छत्रप लगाने लगे। ये अपने आप को इन लोगों ने जाना छत्रप, अर्थात मैं एक क्षत्रिय हूँ। छत्रप अर्थात कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। ठीक है, तो ये जो क्षत्रप थे ये बाद में जाकर के दो शाखाओं में टूटे। दो शाखाओं में टूटे। पहले शाखा को उत्तरी क्षत्रप और दूसरी शाखा को पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना गया। पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना गया। तो जो उत्तरी क्षत्रप था उनका विस्तार तक्षशिला से लेकर के और मथुरा तक। तक्षशिला यानी कि ये पाकिस्तान है आपका, यहाँ है आपका तक्षशिला। ठीक है, और मथुरा यानी कि यूपी का क्षेत्र, ये मथुरा। ठीक है, यहाँ के मध्य इनका विस्तार पूरे तरीके से हुआ। लेकिन जो पश्चिमी क्षत्रप थे ये नासिक और उज्जैन के क्षेत्रों में रहे। नासिक और उज्जैन के क्षेत्रों में रहे। ठीक है, तो उस समय नासिक में क्षहरात वंश का शासक, क्षहरात वंश का शासक नहपान का तात्कालीन शासन, उज्जैन के काधर्मक वंश के रुद्रदामन, ये तीनों राजा जो थे ये पूरे तरीके से प्रसिद्ध थे। यानी कि नहपान, शक वंश का शासक नहपान और उज्जैन के काधर्मक वंश के राजा रुद्रदामन। काधर्मक वंश के राजा रुद्रदामन, ये रुद्रदामन भी जो है शक वंश के ही थे। शक वंश के शासक रुद्रदामन थे। ठीक है, तो अगर हम इन शकों की बात करें तो शक जो है, जो यूपी के शक रहने वाले थे, वो अपने नाम के आगे मेगा या माउस लगाते थे। मेगा या माउस। और मथुरा के क्षेत्र वाले जो नासिक के बीच के मध्य के क्षेत्र थे उनमें जो शक शासक रहते थे वो अपने आगे छत्रप लगाते थे। वो अपने आगे क्या करते थे, छत्रप लगाते थे। तो उन्हें मेगा अर्थात माउस कहा गया। मेगा अर्थात माउस कहा गया। तो प्रथम शासक के रूप में इन्हीं मेगा को माना गया। प्रथम शासक के रूप में इन्हीं मेगा शासक को माना गया। उस समय तत्काल में तक्षशिला में जितने भी साम्राज्य थे, या हम कहें कि जितने भी शासक थे, उनमें सबसे कुशल शासक, यदि नेतृत्वकर्ता की हम बात करें तो उसमें ये प्रमुख थे। उसमें ये प्रमुख थे, यानी कि इनसे बढ़िया शासन करने वाला उस समय तक्षशिला के मध्य कोई भी शासक और नहीं था। जो कि उस समय तक्षशिला में आंभिक के शासन काल का शासन समाप्त हो चुका था। समाप्त हो चुका था क्योंकि उसके पहले सिकंदर का आक्रमण जब भारत पे हुआ था 323 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद फिर दोबारा से इनका विकास नहीं हुआ और तक्षशिला पूरे तरीके से ध्वस्त होता हुआ चला गया। उसके बाद दूसरा जो इनका शासक हुआ वह हुआ नहपान।
नहपान शासक सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी से बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुआ और पराजित होने के बाद फिर यह दोबारा अपने युद्ध क्षेत्र की तरफ नहीं देखा। युद्ध क्षेत्र की तरफ क्या किया इसने? नहीं देखा पराजित होने के बाद और यह चला गया। तो इन्हीं नहपान के ही शासक को अपने प्रभावित करने के कारण वहां के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने अपने राजा का उल्लेख उस सिक्के पर किया। किसके साथ? गौतमी पुत्र सातकर्णी से हारने के बाद इसको यह दर्शाया गया कि यह सिक्का जो है यह इस समय सातवाहन वंश के अधीन, यानी कि जो नहपान शासक था वह झुका हुआ था और गौतमी पुत्र सातकर्णी हाथ में तलवार लेकर के कुछ इस तरह से ऐसे खड़े थे कि जैसे कोई झुका हुआ हो और उसने स्वाधीनता स्वीकार कर ली हो। उस तरह से इनके सिक्के पर उल्लेख करके यह दिखाया गया, उल्लेख करके यह पूरी तरीके से क्या किया गया? दिखाया गया। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा जो शासक आता है वह आता है रुद्रदामन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब इसके बाद रुद्रदामन, इसके दूसरे शासक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रुद्रदामन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, इसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया क्योंकि यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। तो इसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख जारी किया और लोगों को बताया, लोगों को इसके बारे में बताया। ठीक है, यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संस्कृत का प्रेमी था। यह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है, इसने जब इस जूनागढ़ अभिलेख को इसने लिखवाया तो सुदर्शन झील का निर्माण इसने खुद अपने हाथों से वहां रह करके निर्माण करवाया। जिस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले करवाया था। ठीक है, गुजरात के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, गुजरात के सुदर्शन झील
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि दोबारा से निर्माण कराया। ठीक है, दोबारा से इसने निर्माण कराया। तो इस में इसने लिखा कि मैं शक शासक रुद्रदामन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित गुजरात के इस सुदर्शन झील का मैं दोबारा से यानी कि अर्थात पुनः मैं इसका निर्माण दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, रुद्रदामन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का प्रशासक सुविशाख था। ठीक है, तो रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र का जो शासक था उसका नाम सुविशाख था। सुविशाख तत्काल में सौराष्ट्र का शासक था। सुविशाख उस समय तत्काल में सौराष्ट्र का शासक था। ठीक है, तो सौराष्ट्र उस समय मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र के एरिया को सौराष्ट्र और यूपी से लगे हुए क्षेत्रों को कहा जाता था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण दोबारा से फिर से सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, उसके बाद अंतिम शासक इसका अंतिम शासक हुआ वह रुद्र सिंह द्वितीय हुआ। इसका अंतिम शासक रुद्रदामन के बाद इसका अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय हुआ, जो कि इतिहास कालखंड में इसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इसकी ख्याति प्रकट हो और इसे इतिहास काल में कुछ इसके बारे में वर्णित किया जाए। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाली से रुद्रदामन हारा और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, रुद्रदामन से वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाली हारा और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, रुद्रदामन से वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाली हारा था। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाली हारा और विवाह संबंध स्थापित हुआ दोनों के मध्य। तो यहाँ आपका शक वंश समाप्त होता है। अब इसके बाद
पहलव वंश और कुषाण वंश दो आपके रह गए। तो हम लोग पहलव वंश को कल और कुषाण वंश को परसों हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर आपको अपडेट किए जाएंगे, ये क्वेश्चन में तत्काल में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।